हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। लास्ट क्लास में जो आपकी क्लासेस चली थी वह इनकम टैक्स में आपने रिटायरमेंट से जो संबंधित चैप्टर्स थे वहाँ पे आपने स्टडी किया था इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ग्रेच्युटी एंड पेंशन का। आई होप कि ये जो आपको स्टडी अब तक आपने जो कर लिया उसके बाद का आपका चैप्टर, इस चैप्टर में जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रिटेंचमेंट यानी छटनी, कंपनसेशन जो छटनी से मिलता है। आप लिखेंगे रिटेंचमेंट कंपनसेशन। पहली बात तो सॉरी ये सी एच है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो रिट्रेसमेंट है, जो छटनी है, पहले तो इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लें। इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 10 बी है, यानी 10 सब सेक्शन 10 बी है, ये आपकी छटनी, यदि किसी एम्प्लॉय की छटनी की गई है, यानी कि एम्प्लॉय को जॉब से या तो किसी अदर सेक्टर में ट्रांसफ़र किया गया है, यानी किसी और नियोक्ता को ट्रांसफ़र किया गया है, या उन्हें सेवा से छुट्टी दी गई है, तो ऐसे कर्मचारी यदि उनका वेतन, यदि उनकी सैलरी 1600 रुपये से कम है या 1600 रुपये तक है, या वह इससे ज़्यादा यदि है, तो ऐसे कर्मचारी नहीं होने चाहिए। जैसे पुलिस सर्विस में या सेना में या नेवी में, या ऐसे एम्प्लॉय जो डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए या मैनेजर्स नहीं होना चाहिए, तो वो ग्रेच्युटी वो जो इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसके अकॉर्डिंग नहीं आती। यानी ऐसे एम्प्लॉय जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजंस है सेक्शन 10 बी में, जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है। क्या कहता है भाई आपका इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन ध्यान दो, जब किसी एम्प्लॉय को आप किसी सर्विस से निकालोगे कि भैया आप जाओ, अब हमारे पास काम नहीं है, आप खुद सोचो कि यदि एम्प्लॉय को आप निकालते हो तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉय को कंपनसेशन दोगे। ये जो कंपनसेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कुछ प्रोविजंस के आधार पर ये भी टैक्सेबल होगा, और सैलरी हेड में आपको काउंट किया जाएगा और सैलरी हेड में इस पर टैक्स लगाया जाएगा। इट मीन कि ये सैलरी कंसीडर की जाएगी और इसे सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। ये कंपनसेशन जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको छटनी के समय दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो प्रोविजंस थे, जो हम लोग प्रोविजंस स्टडी करने वाले हैं, वो टॉपिक ये है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑन रिटेंचमेंट, यानी छटनी की वजह से यदि एम्प्लॉय को निकाला गया है तो उसमें से जो टैक्सेबल अमाउंट बनता है वो किस सीमा तक बनता है, किस सीमा तक बनता है। लिखेंगे द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। क्या है भाई, एक्चुअल अमाउंट ऑफ compensation, second 15 days salary for each completed year of the services if service is higher than 6 months, it will treated as whole year। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ग्रेच्युटी में बताया हुआ था कि यदि सर्विस 6 माह से ज़्यादा है तो उसे 1 साल कंसिडर किया जाएगा, उसे 1 साल लिया जाएगा, वैसे यहाँ पर भी है।
बस ये जो हाफ मंथ सैलरी होगी वो लास्ट 3 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू 15/92 के बेस पर ये कंसीडर किया जाएगा और इंटू ये इसे क्या निकलेगा, हाफ मंथ सैलरी निकलेगा और यहां लिख लेंगे सर्विस कंप्लीटेड ईयर, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फिगर इसके लिए ये फिगर यानी कि ये सेकंड वाला आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे लाइन खींच लूं तो ये पहला फिगर और ये क्या आ गया, दूसरा फिगर, यानी इससे आपको निकल जाता है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो अब होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैक्सिमम लिमिट भी डिसाइड किया है कि कितने तक एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि जो थर्ड टॉपिक है वो आप लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट, ये आपका 5 लाख है। यानी इस तीनों में जो सबसे अधिक प्रॉब्लम्स होने वाली है वो इसी में होगी। 15 डेज सैलरी कैसे निकालेंगे, 15 डेज सैलरी कैसे निकालेंगे। तो माय डियर 15 डेज सैलरी निकालने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहली बात कि सैलरी में क्या कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सैलरी में बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल, all allowance, all value of perquisites, यानी कि जितनी भी वैल्यू परक्यूजिट्स की होगी वो सब की सब यहाँ शामिल की जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा लीव टेबल कंसेशन यानी LTC सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन gratuity and employer contribution to recognized provident fund या provident fund को छोड़कर, यानी employer contribution to provident fund, इनको छोड़कर जितनी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में आप इवेलुएट कर सकते हो वो सब के सब उस सैलरी में कंसीडर किया जाएगा। यानी कि सब कुछ इंक्लूड्स के बाद आप 3 माह की इनकी लास्ट, जब इन्होंने सर्विस रिटर्न्स किया, इनको छटनी किया गया, तो उसके पहले के 3 माह यानी 3 मंथ का एवरेज सैलरी निकाल लेंगे। यानी एवरेज सैलरी आपका यहाँ देखो 3 मंथ एवरेज सैलरी लिख दिया मैंने, उसको 15/92 से डिवाइड कीजिएगा तो आधे माह की सैलरी आपकी आ जाएगी, और फिर सर्विस कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको क्या ये सेकंड केस में जो अमाउंट आने वाला है वो आ जाएगा माय डियर, वो आ जाएगा आपको। तो फिर क्या होगा, बहुत इजीली इसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा वो फाइंड हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट फाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, तो जो आपको कंपनसेशन मिला है उसमें इसमें जो सबसे कम होगा एग्जेम्प्ट अमाउंट घटा देंगे, यानी डिडक्ट कर लेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपसे कि चलिए एक क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए। यानी मिस्टर नीहज वाज एम्प्लॉयड इन एंड इंडस्ट्री, कब से, ही वाज अपॉइंटेड ऑन 1 अगस्त 2007। ही वाज गेटिंग 3600 पर मंथ सैलरी, यानी 3600 पर मंथ सैलरी एंड 900 पर मंथ डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 1 January 2017. He was retrenched on 1 October 2019 and was paid 85,000 as compensation. Calculate taxable income from compensation under section 1010B, यानी सेक्शन जो 10
का सब सेक्शन 10 भी है, ये कहता है कि आप इस अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए कि इसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। माय डियर, चले देखते हैं। आपने फिर वही लिखनी है, आपको फिर लिखनी है द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। सेक्शन क्या है सर? सेक्शन वही 10 बी है। ठीक है, क्या था भाई? पहला, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी जो कंपनसेशन का एक्चुअल अमाउंट है कितना मिला हुआ है। आप देखें कंपनसेशन का एक्चुअल अमाउंट 85,000 मिला है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, यहां देखें 85,000। ओके, सेकंड हम लिख देते हैं मैक्सिमम लिमिट को, कितना है? 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम लिमिट को लिख देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया? मैक्सिमम लिमिट को यहां चार्ज कर लिया, लिख लिया। ओके डियर, चलो ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? हाफ मंथ्स सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। मैंने ये टर्म्स थोड़ा सा बदल दिया है। मैंने बोला कि फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, लेकिन एग्जैक्टली ये बात यही होगी। मैंने 2 चीजें आपसे कहा था, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाफ मंथ सैलरी के लिए क्या बोला था। यानी बोला था लास्ट 3 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू 15/92, यानी 3 मंथ की एवरेज सैलरी लेंगे, यानी कि जो सैलरी होगी पहले 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 15/92 कर लेंगे, तो बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? इनकी सैलरी कितनी थी? 3600 और प्लस DA 900, यानी कि 3600 प्लस 900 इंटू 3, दैट इज क्लियर, इंटू 15/92, यानी कि यदि आप ये निकालोगे तो क्या अमाउंट बन के आएगा? क्या अमाउंट बन के आएगा? ये देखते हैं क्या अमाउंट बन के आएगा। आप भी इसको सॉल्व कर लो भाई। आपका ये अमाउंट बन के आएगा 2201 रुपए। क्या अमाउंट बन के आ गया? 2201 रुपए। कितना बन के आ गया भैया? 2201 रुपए बन के आ गया ये फिगर। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। अच्छा, ये निकल गया, ये निकल गया यहां से यहां तक, ये अमाउंट आ गया 2200। अब देखो क्या मुझे मल्टीप्लाई करना है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। आप देखो इनका कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस काउंट कर लो, गिन लो। कैसे गिनोगे? नहीं मालूम है, चलो मैं गिनना बता देता हूं आपको। यहां देखो सर्विस इनकी कब इन्होंने किया? 1 अक्टूबर 2019। अपॉइंटेड कब हुए थे? अगस्त 2007। तो जहां कुछ ना लिखा हो वहां मानते हैं पहली तारीख को लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि 12 ईयर 2 मंथ 0 डेज, यानी इन्होंने जो सर्विस कंप्लीट की वो कितनी कंप्लीट की? 12 ईयर्स। अच्छा, 6 मंथ से ज्यादा होता तो हम उसको 1 ईयर कंसीडर कर लेते, तो कोई बात नहीं है। ये 12 मंथ 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो फिगर आपका बन के आएगा वो आएगा 2201 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी 26,412 रुपए। ठीक है, यानी कि ये थर्ड फिगर आपका आता है 26,412। इन तीनों में सबसे कम यही है, तो ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। ये टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 85,000 में से
ये 26,412 माइनस कर लीजिए तो टैक्सेबल फिगर पता चल जाएगा। ये एग्जेम्प्टेड फिगर है तो टैक्सेबल आपको पता चल जाएगा। आप -85,000 कर लो तो 58,588 रुपए, यानी टैक्सेबल 58,588 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। यस, तो ये कंपनसेशन का जो आपका अमाउंट था ये आपको पता चल गया कि छटनी की वजह से इंप्लॉय की जो कंपनसेशन इंप्लॉय को मिलते हैं वो कैसे काउंट किए जाएंगे और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज सेक्शन 10(10)(c। आप लिखेंगे हमारे साथ BRS सेक्शन 10(10)(c वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। हाँ स्टूडेंट्स, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(c) का जो प्रोविजंस है ये क्या कहता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज से। पहली बात तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण क्या होता है, यानी यदि एम्प्लॉय का जी भर जाता है काम से। आज के टाइम पे तो भाई ऐसा होता नहीं है, ऐसे तमाम बुजुर्ग शिक्षक हैं कि जो आज भी पैसे के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। दे प्रोवाइड्स द सर्विस बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड एंड वो अपने एक्सपीरियंस को देते हैं। हमें ऐसे एक्सपीरियंस की नीड भी होती है। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि वॉलंटरी यानी जिस एम्प्लॉय का जी भर जाता है अपने काम से, वो थक जाता है या वो ये अब देखता है कि हम अपने काम के प्रति उतने जिम्मेदार अपने आप को नहीं पा रहे हैं, यानी कि सही उतना साथ नहीं दे रहा है, तो चलो हम अपने एम्प्लॉयर से कह देते हैं कि अब हम काम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, यानी हम सक्षम नहीं हैं अब काम के लिए। मैं केवल टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय सर्विस में होते हैं, तो जब यानी कि कुछ एम्प्लॉय अपने सर्विस के कंप्लीटेड ईयर्स जो भी होते हैं, गवर्नमेंट्स के जो प्रोविजंस हैं, जो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को फिट पाते हैं तो काम देते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं कि जो अपने सर्विस के सुपरनुशन यानी कि कंप्लीट होने से पहले ही वो क्या होते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसको वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से अवकाश कहा जाता है, स्वेच्छा से अवकाश लेना कहा जाता है। इट इज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। ऐसे टाइम पर इनका एम्प्लॉयर इनके जो बचे हुए शेष मंथ हैं वो तो अलग बात है, लेकिन इनका जो एम्प्लॉयर क्या करता है, इनको कंपनसेशन देता है। ये कंपनसेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(c) के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है कि इसमें से कितना टैक्सेबल होगा और वो एम्प्लॉय के सैलरी हेड में काउंट किया जाएगा, वो एम्प्लॉय के सैलरी हेड में कंसीडर किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाएगा। जस्ट वही फिगर है, द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। यही अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(c) के अकॉर्डिंग पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। भाई जितना अमाउंट कंपनसेशन का होगा माय डियर, वो सब का सब यहां पर कंसीडर किया जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, सेकंड फिगर क्या आता है भाई? सेकंड फिगर 3 months salary for each completed year of the services। यानी एम्प्लॉय ने जो सेवा की है ना, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस के लिए
हर साल के लिए 3 माह का जो वेतन होगा यहां काउंट किया जाएगा। एंड थर्ड केस स्टूडेंट्स, थर्ड केस, बैलेंस सर्विसेज इन मंथ इनटू लास्ट मंथ सैलरी। आप सोचोगे सर ये इसका क्या मतलब है? चलो मैं बता दूं, मैं लगे हाथ बता दूं। ड्यूटी के जो पीरियड होते हैं, मान लीजिए 60 ईयर हैं। कितने दिन? 60 साल। आप 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाओगे, सुपरएनुएशन का टाइम बीत जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, 50 ईयर्स में रिटायरमेंट ले लिया, तो आपकी जो बैलेंस सर्विस है जनाब वो कितनी है? 10 ईयर्स। अच्छा, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 10 साल में, 10 ईयर में 120 ईयर मंथ हो जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? जी जी समझ में आया। ये रिटायरमेंट का डेट है कि 60 साल बाद आप रिटायर होते। आपने अपनी सर्विस 50 साल बाद ही अपने आप को अयोग्य घोषित कर लिया और सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आपने आवेदन दाखिल कर लिए और ये अप्रूव्ड हो गया जब आप 50 साल के थे। तो अभी आपकी ड्यूटी कितने दिन की बची है? सर 10 साल की। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो बैलेंस सर्विस इन मंथ कितना बचा? वो 120 मंथ। अच्छा, जब आप रिटायरमेंट ले रहे थे तो उस लास्ट मंथ की सैलरी क्या थी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फिगर आपका आ जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इस लास्ट मंथ की सैलरी में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा। सर ये लास्ट टॉपिक है आपकी सैलरी हेड का, ये भी बता दो। ठीक है, तो चलो क्या आएगा? बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल बाई फिक्स्ड रेट। ये तीनों सैलरी में कंसीडर किए जाएंगे। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि यही एचआरए के लिए आता था, यही ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट जब लागू नहीं होता था तो आता था, और सेम यही जब इम्प्लॉय रिटायरमेंट वॉलंटरी लेता है तो उस समय सैलरी में ये चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। यानी याद कीजिए कि जब, अच्छा डीपी का क्या मतलब है? सब लोगों को मालूम है, डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके डियर, ओके। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? तो फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है वो 5 लाख है। इन तीनों में जो, इन चारों में जो सबसे कम होगा, यानी विच एवर इज क्या लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010C। यानी कि इन तीनों में जो सबसे कम होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। और फिगर भी बहुत कुछ नहीं है, तो ये जो फिगर है ये बहुत आसान सा फिगर है। अब तक आपने एग्जैक्टली ये आपके सैलरी हेड का लास्ट टॉपिक भी है स्टूडेंट्स। मैंने आज आपको बहुत सुखद महसूस कर रहा हूं कि मैंने सैलरी के कंटेंट्स, एलिमेंट्स, सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स की जाएंगी, सैलरी के लिए कोई इनकम टैक्सेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सब कुछ बताते 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 आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि लास्ट टॉपिक आपका ये है। अच्छा सर, इसके बाद प्रोविडेंट फंड भी है इसी चैप्टर में। आपको मालूम होगा मैंने प्रोविडेंट फंड आपको सैलरी का जो पहला चैप्टर था मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था, वहीं पे समझा दिया था। तो स्टूडेंट्स चलें इस पे कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके आपके सामने एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, चलिए
यानी कि जो लास्ट टॉपिक है इसको भी वेल फिनिश किया जाए, इसको भी वेल फिनिश किया जाए। कैसे फिनिश किया जाए चलिए देखते हैं। मिस्टर मोहन इज एम्प्लॉयड इन पब्लिक कंपनी, इज पेड 6 लाख ऑन बीआरएस। यानी जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज ली तो उनके एम्प्लॉयर ने 6 लाख का पेमेंट किया। द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इज 60 ईयर्स एंड मोहन इज 45 ईयर। यानी कि जब मोहन ने रिटायरमेंट लिया तो 45 ईयर्स का था। ही कंप्लीटेड 20 ईयर ऑफ द सर्विस। उन्होंने अपने सर्विस का अब तक 20 ईयर्स कंप्लीट किया हुआ है। बेसिक सैलरी इनका 10,000 पर मंथ है। डीए 50% कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, हाउस रेंट अलाउंस 3,000, कन्वीनियंस अलाउंस जो भी है। यहाँ आपको क्या निकालना है, सेक्शन 10C के अकॉर्डिंग जो इनका कंपनसेशन मिला हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज के अगेंस्ट, ये हमको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। ओके डियर, चलें, आपने लिखा था द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। लिखा था कि नहीं लिखा था जी? लिखा था। सेक्शन क्या है? 10 बार सेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही सेक्शन एक्सप्लेन कर लिया है। पहला अमाउंट क्या था? एक्चुअल अमाउंट कितना मिला सर? 6 लाख मिला। सेकंड चीज है 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि 1 साल के लिए 3 माह की सैलरी देखेंगे। इनकी सैलरी में क्या क्या चीज़ें आपको काउंट करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको काउंट करनी है। यानी कि बेसिक सैलरी ओडी है, एचआरए तो लेना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन केवल फंसाया हुआ है। अच्छा, इसमें भी 6,000 में 3,000 कंसीडर एट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी उसमें भी 3,000 रुपये ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है। 3,000 नहीं अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है माय डियर, 3,000 अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा सर? यानी कि यहाँ जो सैलरी होगी वो बेसिक सैलरी प्लस डीए हाफ होगा। यानी बेसिक सैलरी कितनी है सर? 10,000, डीए हाफ हो गया यानी 3,000, यानी कि 13,000। सर्विस कितने दिन इनकी की है सर? 20 साल किया हुआ इन्होंने। तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 39,000 और सर्विस 20 साल की है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7,80,000 का ये फिगर आपका आता है माय डियर। 7,80,000 का ये फिगर आता है। यदि आपके नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लें। यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 13,000 हो गया। 1 साल की सर्विस के लिए 3 महीने की सैलरी लेंगे तो 39,000 रुपये हो गया, और सर्विस उन्होंने किया है 20 साल, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 39,000 में या 39,000 में, ये फिगर आ जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या टॉपिक है भाई? थर्ड यानी बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस इनटू लास्ट मंथ सैलरी। ये मैं लाइन खींच देता हूं, उसके नीचे नहीं आना है। तो फिर क्या होता है भाई? फिर क्या होता है? चलो ये मैं लाइन से निकाल देता हूं। बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस कैसे निकालोगे? आपकी 60 ईयर में रिटायरमेंट होती है, 45 ईयर्स में आपने रिटायरमेंट ले ली, तो बचा कितना? 15 ईयर्स। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 180 मंथ की सर्विस आपकी शेष थी। दैट इज क्लियर? ये भी निकाल के बताना होगा क्या? आपकी सर्विस अभी 15 ईयर्स की शेष है, बैलेंस है, तो आपकी सैलरी कितनी आई है सर? सैलरी तो आई है 13,000। दैट्स क्लियर? यानी कि 180 इंटू 13,000, बहुत लंबा फिगर आया भाई, बहुत
लंबा फिगर है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 180 इंटू 13,000 इज इक्वल टू 23,40,000 का फिगर स्टूडेंट्स आता है। 23,40,000 का। और ध्यान दीजिएगा लास्ट मंथ सैलरी यहां कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड फोर्थ क्या था सर? वो तो कुछ निकालना ही नहीं था। मैक्सिमम लिमिट कितनी? 5 लाख। यानी इन सब में कम कौन है सर? ये तो कम, सबसे कम ये 5 लाख हो गया। तो ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्सेबल कितना हो गया? इसमें से जो मिलता है 5 लाख घटा दो, तो ये 1 लाख का अमाउंट क्या आ गया? टैक्सेबल आ गया। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। बिल्कुल ही कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। तो आई होप कि आज का जितना भी पार्ट्स है वो सब का सब आपका क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब देखो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देखो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रोविडेंट फंड का सेक्शन 10 11 सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। याद कीजिए स्टूडेंट्स, याद कीजिए, कसम से वो आपको बातें याद आनी चाहिए जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में, यानी सैलरी का जो पहला चैप्टर है वो वहां समझाया हुआ था। यानी कि आपके 4 फंड्स के विषय में हमने बात किया था। एक था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कसम से झूठ नहीं बोलना भाई, झूठ नहीं बोलना। ये आपको समझाए थे। स्ट्रेचरी यानी रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को जो पैसे मिलेंगे इन्हीं फंड से मिलेंगे, और मैंने कंप्लीट डिटेल स्टडी मैंने आपको बताया हुआ है पहले इसका। एसपीएफ का पैसा बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है, आरपीएफ का पैसा बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है। इसका हाफ ऑफ सच फंड टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, एंड ये भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ये भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो आप बताओ ना, कंप्लीट सैलरी चैप्टर आपका फिनिश होता है, कंप्लीटली सैलरी चैप्टर आपका फिनिश्ड होता है। क्या क्या भैया? चलो देखो सुनो, आपने स्टार्टिंग की कि सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशंस होना चाहिए, एंड ड्यू टू सर्विस व्हेन योर एम्प्लॉयर पेड टू द एनी बेनिफिट्स, एनी मॉनेटरी पेमेंट्स, ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द अलाउंस that is stated as the remuneration due to consideration of your services। आपने वहाँ पे अलाउंस का पार्ट स्टडी किया, आपने वहाँ पर फैसिलिटीज़ का पार्ट स्टडी किया, वहाँ पे ड्यूरिंग द सर्विस योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट द सम अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड आल्सो स्टडी इन द पर्टिकुलर चैप्टर्स। एंड आफ्टर वी स्टडी इन पर्टिकुलर चैप्टर्स द all facilities which are taxable for all types of employee, which are exempted for all types of employee, and which are taxable for specific employee, and also the allowance, fully taxable allowance, fully exempted allowance, and fully partly taxable and partly exempted allowance। and फिर आपने क्या स्टडी किया कि जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कितने सीमा तक टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट होता है। फिर आपने क्या किया, बेनिफिट इन लीव ऑफ सैलरी जो आपके टॉपिक्स थे वो आपने स्टडी किया। रिटायरमेंट चैप्टर में ग्रेच्युटी, पेंशन, इनकैशमेंट ऑफ एंड लीव, रिइंटेंसमेंट एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज, एंड नाउ स्टडी वी हैव प्रोविडेंट फंड। आई होप स्टूडेंट्स ये फर्स्ट चैप्टर सैलरी एंड सेकंड चैप्टर रिटायरमेंट बोथ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आप हमारी क्लासेस से, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी आप जुटने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस
ये डायरेक्टली आपकी लाइव क्लासेस होगी स्टूडेंट्स, एंड हम हर लेक्चर्स, हर टॉपिक यानी सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम आपको अपनी क्लासेस पे अवेलेबल मिलेंगे। तो सैलरी चैप्टर के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।